एवरीबॉडी, मैं हूं वर्षा। स्वागत है आपका निवेशोलॉजी में। आज हम बात करेंगे फाइन ऑर्गेनिक्स के बारे में। बहुत सारे व्यूवर्स ने मुझसे बोला था फाइन ऑर्गेनिक्स पे एक वीडियो बना लो, तो आज मैं आपके साथ फाइन ऑर्गेनिक्स के बारे में डिस्कशन करूंगी। अब पहले समझते हैं कि बिजनेस मॉडल क्या है। सो फाइन ऑर्गेनिक्स बेसिकली ओलियोकेमिकल बेस्ड एडिटिव्स बनाता है। तो वो एडिटिव्स आपके फूड में यूज़ होते हैं, पॉलीमर्स में यूज़ होते हैं, या एफएमसीजी या जो आपके क्रीम्स होते हैं, कॉस्मेटिक्स होते हैं, वहाँ पर यूज़ होते हैं, राइट। सो अब जैसे कि पहले समझते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ओलियोकेमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स। तो ओलियोकेमिकल्स बेसिकली नेचुरली डिराइव्ड होते हैं, पेट्रोकेमिकल्स सिंथेटिक होते हैं। ओलियोकेमिकल्स वेजिटेबल ऑयल से डिराइव होते हैं और जो पेट्रोकेमिकल्स है वो क्रूड ऑयल से डिराइव्ड होते हैं। ओलियोकेमिकल्स अगेन आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली वर्सेस पेट्रोकेमिकल्स आर नॉट। तो अब ओलियोकेमिकल्स जो है बेसिकली जो पाम ऑयल हो गया आपका, जो वेजिटेबल्स ऑयल्स हो गए, वहाँ से डिराइव होते हैं। और क्योंकि ये नेचुरल सोर्सेज से डिराइव होते हैं, इसको हम ग्रीन एडिटिव्स बोलते हैं, राइट। अब फाइन ऑर्गेनिक्स क्या करती है, अब आप इसका देखिए वैल्यू चेन समझिए। आपको 2 मिनट में एक्चुअली फाइन ऑर्गेनिक्स करती क्या है वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। बस एक बार इसका वैल्यू चेन समझिए। तो आपका पहला हो गया वेजिटेबल ऑयल्स, ठीक है, जो पाम ऑयल हो गया, सोयाबीन ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल, इन सब से बनते हैं बेस ओलियोकेमिकल्स। तो कौन से हैं वो? फैटी एसिड्स, फैटी अल्कोहल्स, ग्लिसरीन्स। नाम पे मत जाइए, समझिए कि वेजिटेबल ऑयल से एक बेस ओलियोकेमिकल्स बनते हैं। अब उन बेस ओलियोकेमिकल्स के बाद एक प्रोसेस होता है जिससे डेरिवेटिव्स बनते हैं, ठीक है। अब ये जो डेरिवेटिव्स हैं बेसिकली यहाँ पे फाइन ऑर्गेनिक्स का काम आता है, और उसके बाद सारे एप्लीकेशंस होते हैं जो हम आगे 2 मिनट में देखेंगे। सो अब यहाँ पर कैसा है ना, ये जो बेस ओलियोकेमिकल्स हैं जैसे फैटी एसिड्स, फैटी अल्कोहल्स, ये एक तरह से आप बोल सकते हो कि कमोडिटी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। और ये इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या इसका टेक्नोलॉजी काफ़ी इजीली अवेलेबल है, और बहुत सारे प्लेयर्स इन बेस ओलियोकेमिकल्स में डील करते हैं, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो डेरिवेटिव्स बनते हैं ना, यहाँ पर मेन खेल है। सो इन डेरिवेटिव्स में फाइन ऑर्गेनिक्स है, और इन डेरिवेटिव्स को बनाने के लिए टेक्नोलॉजी लगती है, और बहुत ही हाईली कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। और इस डेरिवेटिव्स में बहुत ही थोड़े लोग हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड की, अगर मैं बात करूं, ग्लोबली बात करूं, तो बहुत कम कंपनीज हैं जो इनमें डील करती हैं, जिसमें से फाइन एक है। सो बेसिकली फाइन एक कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ वैल्यू चेन में है, और ये ग्रीन एडिटिव्स मैन्युफैक्चर करती हैं फ्रॉम बेस ओलियोकेमिकल्स। तो इनके जो बेस ओलियोकेमिकल्स है, जो सेकेंड लेवल है, वहाँ से ये डेरिवेटिव्स बनते हैं, राइट। अब बेसिकली इनके ये जो चलो हमने ये सीख लिया कि भाई बेस ओलियोकेमिकल से ये एडिटिव्स बनाती हैं। अब ये एडिटिव्स हैं क्या? तो आपने जब भी, जैसे मान लो अगर मैं फूड की बात करूँ, जैसे फाइन ऑर्गेनिक्स फूड में और जो पॉलीमर्स है उसमें ज़्यादा है उनका बिजनेस कंसंट्रेशन। आप देखोगे तो फूड और जो आपका पॉलीमर्स है उसमें ज़्यादा है। अभी ये जो बाकी के कॉस्मेटिक्स हो गए या फीड न्यूट्रिशन हो गए, वहाँ पे जो केमिकल्स लगते हैं वहाँ पे ये लोग एंटर कर रहे हैं। हम इसकी बात करेंगे। तो जो फूड है, अब जैसे कि आप बिस्किट्स खाते हो तो बिस्किट्स का टेक्सचर अच्छा होना चाहिए, फ्लफीनेस थोड़ा होना चाहिए, या केक्स होते हैं जो बेकरी प्रोडक्ट्स होते हैं, वहाँ पे जो थोड़ा फ्लफीनेस होना चाहिए, वहाँ पर जो एडिटिव्स लगते हैं वो फाइन बनाती है। तो फूड की फ्रेशनेस के लिए, फूड ख़राब ना हो जाए, जैसे ब्रेड है, ब्रेड अगर आप विदाउट एडिटिव्स रखोगे तो वो पूरी ख़राब हो जाएगी, राइट। सो स्टेल हो जाएगी वो पूरी। फिर जो बेसिकली शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए वो एडिटिव्स यूज़ होते हैं, ठीक है। फिर जैसे मैंने कहा कि फ्लफीनेस, बिस्किट्स में फ्लफीनेस या थोड़ा बेकिंग अच्छा बेक हो, उसके लिए जो एडिटिव्स यूज़ होते हैं। फिर उसके बाद अगर मैं पॉलीमर्स की बात करूँ तो, या प्लास्टिक की बात करूँ तो, वहाँ पर अगर आपका जो जिसके अंदर आप कुछ रख रहे हो, खाना रख रहे हो, ऊपर ड्रॉपलेट्स नहीं आने चाहिए, फॉग नहीं आना चाहिए, उसके लिए कुछ एडिटिव्स होते हैं जो फाइन बनाती है। फिर उसके बाद अगर कुछ प्लास्टिक्स में डस्ट ना बैठे, राइट, उसके लिए कुछ एडिटिव्स होते हैं, वो फाइन बनाती हैं। फिर कुछ चीज़ों में आप देखोगे, आप हाथ लगाओगे, आपको एक अलग एक शॉक लगता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जिसको बोलते हैं, उस सरफेस पे वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट ना हो, उसके लिए कुछ एडिटिव्स होते हैं, राइट। सो बेसिकली अब अगर मैं कॉस्मेटिक्स की बात करूँ तो आपका सनस्क्रीन हो गया, आपके जो मॉइस्चराइजर्स हो गए, उसमें आप बहुत सुनते हो एंटीऑक्सीडेंट, एंटी एजिंग,
ठीक है, यूवी प्रोटेक्शन, ये सब, तो वहाँ पर जो अलग केमिकल्स लगते हैं, एडिटिव्स लगते हैं, वहाँ पे फाइन ऑर्गेनिक्स का अभी वहाँ पे इतना काम नहीं है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ा रही है। फिर आपने बहुत जो कॉस्मेटिक, स्पेशली कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में आपने सुना होगा कि बहुत सारे, जैसे लॉरियल भी बोल रहा है कि हमको हार्मफुल जो केमिकल्स है वो यूज़ नहीं करने हैं। सो बेसिकली व्हाट दे आर ट्राइंग टू से कि हम लोग ग्रीन एडिटिव्स में शिफ्ट हो रहे हैं, ओलियोकेमिकल बेस्ड हम लोग प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे। तो वहाँ पे बेसिकली जो केमिकल्स यूज़ होंगे दैट विल बी डिराइव फ्रॉम ये वेजिटेबल ऑयल्स हो गया, कोकोनट ऑयल्स हो गया, ये सब वहाँ से बेसिकली ओलियोकेमिकल्स बेस्ड रहेंगे, राइट। सो बेसिकली फाइन ऑर्गेनिक्स इसमें काम करती है। तो फिर जो इमल्सिफायर्स लगते हैं तो वहाँ पर फाइन ऑर्गेनिक्स का पूरा काम आता है, राइट। सो ये सारी चीज़ें, जैसे मैंने कहा कि कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यहाँ पे लगती है जहाँ पे फाइन ऑर्गेनिक्स है। अब हम बात करते हैं कंपनी के मोड्स की या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, क्या अलग है या क्या ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो फाइन ऑर्गेनिक्स अपने कॉम्पिटिटर्स को दूर रख रहा है। तो सबसे पहली चीज़ कि फाइन ऑर्गेनिक्स का बिजनेस एंड यूज़र इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट है। जैसे कोई बिस्किट्स बना रहा है तो फाइन ऑर्गेनिक्स उस कंपनी के लिए काम करेगी। जो कोई कैडबरी है, जैसे चॉकलेट बना रहा है तो फाइन ऑर्गेनिक्स उसके लिए काम करेगी। सो बेसिकली दे आर डिपेंडेंट ऑन एंड यूज़र इंडस्ट्री। सो ये B2B इंडस्ट्री हो गई, आप ऐसा समझ लो, राइट। अब यहाँ पर कैसा है ना कि जो एंड यूज, जैसे बिस्किट्स हैं या चॉकलेट्स हैं, वहाँ पर जो एडिटिव्स या एमल्सिफायर्स हैं, जो भी एजेंट्स लग रहे हैं, वो बेसिकली बहुत ही कम वॉल्यूम में लग रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा वॉल्यूम में नहीं लग रहे हैं। सो यहाँ पर भले ही कम वॉल्यूम में लग रहे हैं, ज़्यादा, सो बेसिकली कैडबरी के लिए जो रॉ मटेरियल है पूरा, उसमें से एडिटिव बहुत छोटा सा परसेंटेज होगा, लेकिन वो जो एडिटिव है वो एकदम अच्छी क्वालिटी का ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप वो चीज़ खा रहे हो, ठीक है। सो वहाँ पर क्वालिटी बहुत मैटर करती है, ठीक है। और सो इसी वजह से जो ये कैडबरी हो गया, ब्रिटानिया हो गया, उनको क्या चाहिए कि हमें जो ये एडिटिव्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो ऐसी कंपनी होनी चाहिए जिसमें हम ट्रस्ट कर सकते हैं क्वालिटी के बारे में, राइट। सो यहाँ पर एक एंट्री बैरियर आ गया कि एक बार कैडबरी ने फाइन ऑर्गेनिक्स को सेलेक्ट कर लिया फॉर द एडिटिव, वो उसको जल्दी नहीं छोड़ेगा। क्यों जल्दी नहीं छोड़ेगा? यहाँ पर कस्टमर, सेकेंड मोड, कस्टमर जो स्विचिंग कॉस्ट ज़्यादा क्यों है? क्योंकि एक तो जब आप एडिटिव किसी को प्रोवाइड कर रहे हो, वो आपके एडिटिव को टेस्ट कर रहा है, राइट। उसको एक बार क्वालिटी पसंद आ गई, जैसे मैंने कहा कि मॉलिक्यूलर वेट या जो वॉल्यूम है बहुत कम है एडिटिव का, यहाँ पे क्वालिटी मैटर करती है। एक बार मेरे को अच्छी क्वालिटी मिल गई और उसको अप्रूवल प्रोसेस को कि वो एडिटिव मेरे चॉकलेट में या मेरे बिस्किट में यूज़ होना चाहिए, उस अप्रूवल को ही 3-4 साल लग जाते हैं। तो ऐसे केस में एक बार मेरे पास फाइन आ गया, मुझे फाइन के प्रोडक्ट्स अच्छे लग गए, उसके बाद मैं उसको बार बार चेंज नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे बार बार कितने सारे अप्रूवल्स लगेंगे, राइट, रादर कितने साल लगेंगे अप्रूवल लेने में। तो ऐसे केस में अगर मैं फ़ाइन को छोड़ के फिर नेक्स्ट कंपनी के पास जा रही हूँ, फिर उधर मुझे 3 साल 4 साल उस झंझट में जाना पड़ेगा कि टेस्ट करो प्रोडक्ट कि मेरे लिए सही है कि नहीं है, राइट। सो यहाँ पर कस्टमर स्विचिंग कॉस्ट बहुत हाई हो जाता है। मैं अपना काम पे ध्यान दूँ या मैं वेंडर्स चेंज करते जाऊँ, ठीक है, ये एक चीज़ हो गई। सेकेंड चीज़ क्या होती है ना यहाँ पे कि जैसे मोस्टली जो भी स्पेशलिटी केमिकल्स होते हैं, जब मुझे एडिटिव्स चाहिए मेरे प्रोडक्ट के लिए, तो यहाँ पे क्या होता है ना, मैं एज अ कैडबरी, ठीक है, मेरा प्रोडक्ट कैसा है, उसमें क्या कितनी चीज़ें जा रही हैं, कितने ग्राम्स जा रहा है, ठीक है, ये बेसिकली जो मेरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, जिसको मैन्युफैक्चरिंग आईपी बोलते हैं या कोर आईपी बोलते हैं, वो मुझे उस वेंडर को या फाइन को बताना पड़ेगा, क्योंकि उसके हिसाब से वो मुझे, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे ऐसी ऐसी एडिटिव चाहिए, मुझे ऐसा ऐसा चॉकलेट बनाना है, उसमें ऐसी ऐसी एडिटिव चाहिए, तो ऐसे केस में मुझे उसको मेरा पूरा प्रोसेस बताना पड़ेगा, फाइन को पूरा मुझे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आईपी, मेरा आईपी प्रोडक्ट, जो मेरा आईपी है प्रोडक्ट का, वो बताना पड़ेगा। तो ऐसे केस में क्या होता है, एक तरह से मैं अपनी सीक्रेट सॉस उनको बता दे रही हूँ, राइट। सो इन दैट केस मेरे को उस फाइन ऑर्गेनिक्स पे ट्रस्ट होना चाहिए, क्योंकि अब मुझे क्यों बताना पड़ रहा है उनको मेरा पूरा प्रोसेस, क्योंकि मेरे हिसाब से, मेरे प्रोडक्ट के हिसाब से, मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो मुझे एडिटिव स्पेशलाइज मेरे लिए एडिटिव बना के देगा, राइट। सो ऐसे केस में आई हैव टू टेल हिम एवरीथिंग कि मुझे क्या ज़रूरत है, मैं कैसा बनाने वाली हूँ या क्या क्या इसमें ऐड होने वाला है, राइट, क्योंकि इधर उधर थोड़ा भी एडिटिव नहीं होना चाहिए, वो प्रिसिशन बहुत मैटर करता है। सो ऐसे केस में फ़ाइन मुझे वो पूरी चीज़ें मुझे फ़ाइन को बेसिकली पूरी चीज़ें बतानी पड़ेगी, तो यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं। एक बार मुझे फ़ाइन पे
ऑफ कोर्स कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन वो मुझे फिर उस लीगल इशू में नहीं जाना है, ठीक है, कि अगर मैंने कोई एक कंपनी को अपनी आईपी बता दी और उसने मेरे साथ धोखा किया और उसके बाद मैं वो उस लीगल बैटल में मुझे जाना नहीं है। तो मुझे पहला ही ऐसा कंपनी चाहिए जिस पे मैं ट्रस्ट कर सकूं, राइट। सो यहाँ पर जब मैं बोल रही थी कि ये मोट है कि एक बार फाइन के पास कस्टमर आ गया, उसके बाद स्विचिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि फाइन को एक वो मैन्युफैक्चरिंग आईपी, कोर आईपी उसके पास मिल गया, उसको पता है इसने मेरे साथ शेयर किया है, अब ये कहीं और नहीं जाएगा, इसने मेरे साथ 3-4 साल लगा दिए अप्रूवल करने में, अब ये मुझे छोड़ के कहीं और नहीं जाएगा, राइट। सो ऐसे केस में ये बेसिकली इसके वजह से जो हाई एंट्री बैरियर्स क्रिएट होते हैं, तो फाइन ने वो ट्रस्ट को गेन कर लिया है, तो ऐसे केस में उनको कस्टमर्स छोड़ के नहीं जाएंगे। सो बेसिकली ये कुछ मोड्स हैं फाइन ऑर्गेनिक्स के। नेक्स्ट अच्छी चीज़ क्या है ना कि फाइन का R&D बहुत अच्छा है। तो जब आपके कस्टमर को आपको कस्टमाइज्ड एडिटिव्स बनाने हैं तो आपका खुद का R&D बहुत अच्छा होना चाहिए। सो बेसिकली फाइन ने क्या किया था, जो पैकेजिंग इंडस्ट्री है वहाँ पर जो एडिटिव्स, जो पैकेजिंग में जो एडिटिव्स लगते हैं, राइट, सो ऐसे केस में वो एडिटिव्स एनिमल फैट के थ्रू बनते थे, राइट। सो वहाँ पर ना वेजिटेरियन खाने को आप पैक नहीं कर पा रहे थे, तो फाइन ने क्या किया कि जो वो एडिटिव्स हैं उन्होंने ओलियोकेमिकल बेस थ्रू बनाए, राइट। सो अब एनिमल फैट यूज़ नहीं हो रहा था वो एडिटिव्स बनाने में, ओलियोकेमिकल बेस थ्रू हो रहा था। सो ऐसे केस में इसके वजह से फाइन ने पॉलीमर्स या जो बेसिकली पॉलीमर इंडस्ट्री में, पैकेजिंग इंडस्ट्री में बहुत अच्छे क्लाइंट्स गेन कर दिए, राइट। उसके बाद फाइन ने और एक कैटल के लिए एक प्रोडक्ट बनाया था। सो बेसिकली फाइन ने क्या किया है, जो कैटल फीड होता है उनके लिए एक एडिटिव बनाया है, ओके। सो जो मैं आपको बोल रही थी कि ये लोग फीड न्यूट्रिशन में भी है, तो वो कैटल फीड में जब वो एडिटिव ऐड किया जाता है और वो जब वो कैटल को दिया जाता है, जब वो खाया जाता है कैटल ने, सो वहाँ पर क्या होता है ना कि डाइजेशन प्रोसेस में कुछ अल्ट्रेशन होता है, जिसके वजह से जो हार्मफुल सैचुरेटेड फैट है उसका कंटेंट कम करके जो अनसैचुरेटेड फैट होता है कैटल के मिल्क में, उसका कंटेंट बढ़ाया जाता है। सो ऐसे कुछ नए नए प्रोडक्ट्स बेसिकली फाइन ने बनाए हैं और ये बेसिकली उनकी R&D इतनी स्ट्रॉन्ग है, इसके वजह से इनके काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स बनते हैं। अब हम केपेक्स की बात करते हैं। पहले 2019 और 20 में अगर आप इनकी सेल्स ग्रोथ देखोगे ना, दैट इज़ म्यूटेड। अब क्यों? क्योंकि इनकी जो फैसिलिटीज़ थी वो ऑलरेडी हायर, मतलब अच्छे पूरे यूटिलाइजेशन 100% यूटिलाइजेशन लेवल पे काम कर रही थी। तो ऐसे केस में इनका केपेक्स तब हो नहीं रहा था, तो सेल्स ग्रोथ म्यूटेड थी। लेकिन अब अगर आप देखोगे ये लोग ने केपेक्स किया है। सो 20 में इन्होंने केपेक्स किया, 19-20 से ये लोग ने बेसिकली केपेक्स की शुरुआत की है, जो आगे के और 2-3 साल बाद ये ऑलमोस्ट अच्छे यूटिलाइजेशन पे काम करेंगे। अब इन्होंने जो केपेक्स किया है ना, बेसिकली जो मैं आपको बता रही थी कि जो फीड न्यूट्रिशन है उसके लिए केपेक्स किया है, जो कॉस्मेटिक्स है उसके लिए केपेक्स किया है, ओके। और जो इनका ऑलरेडी पॉलीमर्स या जो फूड है वहाँ पर भी इन्होंने केपेक्स किया ही है, राइट। सो काफ़ी अच्छा इन्होंने केपेक्स किया है। सो अब यहाँ पर क्या है ना कि इनका अगर आप एसेट टर्न देखोगे ना, ऑलमोस्ट 3.5 टाइम्स एसेट टर्न्स है, राइट। मतलब क्या कि अगर आपका एसेट टर्न आपका 1 है, दैट मीन्स हर 1 रुपये की फिक्स्ड एसेट में जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको, मतलब 1 रुपये का अगर आप केपेक्स कर रहे हो तो आपको 1 रुपये की सेल्स मिलेगी। सो यहाँ पर इनका केपेक्स एसेट टर्न्स है, दैट इज़ बेसिकली 3.5 टाइम्स, विच इज़ वेरी गुड, ओके। सो यहाँ पर क्या होगा ना कि जैसे ये केपेक्स करेंगे और जैसे इन लोग ने केपेक्स किया है उससे बहुत काफ़ी अच्छा इनको सेल्स ग्रोथ मिलेगा। मतलब ऑलमोस्ट दिस इज एक्सपेक्टेड कि 600 to 700 करोड़ एडिशनल सेल्स इनको आगे के 2-3 साल में मिलने वाला है। सो 2023 तक दिस इज एक्सपेक्टेड कि इनका ऑलमोस्ट 700 करोड़ प्लस, मतलब एक्स्ट्रा इनको सेल्स मिलेगी। सो अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है ना कि जो केपेक्स इनका हो रहा है वो बेसिकली जो कॉस्मेटिक्स है वहाँ पर हो रहा है, जहाँ पर ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। पहले ही एडिटिव्स की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, हम आगे देखेंगे हर एक ये लोग जिस सेगमेंट में है वहाँ पर क्या कैगर ग्रोथ है हम वो देखेंगे। लेकिन अगर मैं इनके केपेक्स की बात करूँ जहाँ पे ये लोग केपेक्स कर रहे हैं, तो जो फीड न्यूट्रिशन है वहाँ पे भी बहुत अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, कैगर ग्रोथ। और जो आपका जो कॉस्मेटिक्स है वहाँ पर भी बहुत अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, राइट। सो यहाँ पर आप ये बोल सकते हो कि ये थोड़े से कंपैरेटिवली थोड़े ज़्यादा हाई मार्जिन प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर इनको काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलेगा मार्जिन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सो इनकी ऑलमोस्ट 7 फैसिलिटीज़ हैं
जो अभी जो इनकी एक थर्ड अंबरनाथ में जो तीसरी ये लोग फैसिलिटी लगाए हैं, वो बेसिकली जो आपका कॉस्मेटिक्स और जो फीड न्यूट्रिशन है वहाँ पे काम करेंगे। फिर इन्होंने एक जेवी किया है बेसिकली जर्मन कंपनीज के साथ, तो वहाँ पर फूड एडिटिव्स में या फूड में इन लोग ने किया, जहाँ पे बेकरी के लिए ये लोग बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाएंगे। सो यहाँ पर जेवी से भी इनको बहुत बहुत फ़ायदा होगा। सो 2019-20 में जो इनकी म्यूटेड ग्रोथ थी, क्योंकि कैपेसिटीज़ फुल थे, और 2021 में तो कोरोना से अफेक्ट हुआ, तो ये 2-3 साल इनके बहुत ख़राब रहे हैं, राइट, इतने अच्छे नहीं रहे हैं। लेकिन आगे, राइट, एक्सपेक्टेड है कि क्योंकि अभी एक जो केपेक्स ये लोग किए हैं या जो कर रहे हैं, वो जब अच्छे लेवल्स पे काम करेंगे, अच्छे यूटिलाइजेशन लेवल्स पे काम करेंगे, तो आगे इनको बहुत फ़ायदा होने वाला है। सेल्स ग्रोथ आपको काफ़ी अच्छी दिखने वाली है। अब जिन भी प्रोडक्ट्स में ये हैं, हम इनका थोड़ा इंडस्ट्री एनालिसिस करके देखते हैं कि क्या इंडस्ट्री एज एन इंडस्ट्री क्या इसमें ग्रोथ है। तो अगर आप फूड एमल्सिफायर्स मार्केट साइज देखोगे तो ग्लोबली अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 5.4 केगर ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, ओके। और अगर आप इंडियन फूड एमल्सिफायर्स मार्केट साइज देखोगे तो ऑलमोस्ट ये यहाँ पर आपको मार्केट साइज दिख रहा होगा, एंड अगर इसकी केगर ग्रोथ की बात करें तो ऑलमोस्ट 7.36% एक्सपेक्टेड है। फिर अगर हम पॉलीमर एडिटिव्स की बात करें तो ऑलमोस्ट ग्लोबल मार्केट साइज आपको दिख रहा होगा, और अगर मैं केगर ग्रोथ की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 4.6% है, और इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट 6.7% ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। अब फिर जो अदर स्पेशलिटी एडिटिव्स है, जहाँ पर ये लोग अभी अभी एंटर हुए हैं, फीड न्यूट्रिशन आपका हो गया, कॉस्मेटिक्स हो गया, या एडिटिव्स फॉर कोटिंग्स या रबर हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया ना कि अगर मैं फीड न्यूट्रिशन की बात करूँ तो यहाँ पर अगर आप इंडिया में अगर आप केगर ग्रोथ देखोगे ना तो ऑलमोस्ट 11 to 13% केगर ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, विच इज़ डबल डिजिट, विच इज़ वेरी गुड। और फीड न्यूट्रिशन में ये लोग एंटर हो चुके हैं। कॉस्मेटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, यहाँ पर भी अगर आप केगर ग्रोथ देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा है, 10 to 12% है। और क्रीम्स, लोशंस, आजकल तो सनस्क्रीन मतलब यूज़ कर ही रहे हैं, स्किन केयर, कॉस्मेटिक्स। सो कॉस्मेटिक्स की ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा है, और जो क्रीम्स, लोशंस हैं, ऑइंटमेंट्स हैं, उनका भी यूज़ बहुत बढ़ रहा है। ओके, अब हमने अच्छी बातें तो कर ली, केपेक्स भी देख लिया, न्यू प्रोडक्ट्स भी देख लिए, इनके सब कुछ देख लिया, बिजनेस मॉडल समझ लिया। अब हम रिस्क की बात करते हैं। ओके, रिस्क इसमें काफ़ी अच्छे रिस्क हैं इसमें। तो पहला एक तो है जो है रेगुलेशन। अब जैसे कि 2020 में महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जहाँ पर केमिकल्स कंपनीज आ जाती है ना, वहाँ पे एनवायरमेंट रिलेटेड इश्यूज आ ही जाते हैं। सो 2020 में इनको अपनी प्रोसेस या अपनी मैन्युफैक्चरिंग बंद करने के लिए बोला था, लेकिन बाद में फाइन ने क्लैरिफाई किया कि हम लोग एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ज़ीरो एफ्लुएंट फैसिलिटी है हमारी। तो ऐसे केस में बाद में देवर अलाउड कि आप ठीक है अपनी मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर लो, लेकिन ये रिस्क हमेशा ही रहेगा। ओके, तो ये एक रेगुलेशन रिस्क हो गया। अब सेकेंड चीज़ हो गई इनका रॉ मटेरियल वोलेटिलिटी। हमने एक वैल्यू चेन की बात की थी जहाँ पे हमने देखा था कि वेजिटेबल ऑयल्स, बेस ओलियोकेमिकल्स और डेरिवेटिव्स। तो बेस ओलियोकेमिकल्स से डेरिवेटिव्स बनते हैं, तो डेरिवेटिव्स जहाँ पे फाइन है, तो बेसिकली जो बेस ओलियोकेमिकल्स हैं दैट इज बेसिकली द रॉ मटेरियल ऑफ फाइन ऑर्गेनिक्स। अब वो जो बेस ओलियोकेमिकल्स हैं वो कहाँ से बनते हैं, तो वो वेजिटेबल ऑयल्स, जो पाम ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, वहाँ से बनते हैं। ओके, सो उन ऑयल्स में कुछ जब भी प्राइस फ्लक्चुएशंस होंगे, इसका अफेक्ट फाइन को होगा और हुआ है। सो 2020 और 2021 में आप इनके मार्जिन्स देखो, काफ़ी इनके मार्जिन्स रिड्यूस हुए हैं, क्योंकि जो रॉ मटेरियल वहाँ पर जो आपकी जो ये वेजिटेबल ऑयल्स थे उनके प्राइसेस एकदम से शूट अप हो गए, और उसके वजह से इनको नुकसान हुआ मार्जिन्स के बेसिस पे। हालांकि ये लोग बोलते हैं कि हमारे शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, बट मार्जिन्स पे तो इनको अफेक्ट हुआ। और अभी जो इनके जून के नंबर्स आए हैं, अगेन वहाँ पे देखो कि आपको मार्जिन्स पे हिट दिखेगा ही। ओके, आगे जाके एक्सपेक्टेड है स्टेबलाइज होंगे, ऑफ कोर्स ऊपर नीचे तो होता रहता है, लेकिन अब वो कब होंगे वी डोंट नो अबाउट दैट। दे आर एक्सपेक्टिंग कि प्राइजेस स्टेबलाइज हों, बट वी डोंट नो कब होगा। तो आप कोई भी ना, आप पिछले एक साल के इनके मार्जिन्स देख लो, दे आर वेरी अफेक्टेड। अब हम थोड़े नंबर्स देख लेते हैं। तो अगर आप रेवेन्यू देखोगे ना तो 2015 से अगर आप 21 तक देखोगे तो इनके ऑलमोस्ट 11% CAGR ग्रोथ है, ओके, रेवेन्यूज़ में। और आपको डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट का भी ऑलमोस्ट इनका 59%
जो एक्सपोर्ट से बिजनेस आता था आज वो ऑलमोस्ट 55% आ रहा है। ओके, सो डोमेस्टिक से इनका शेयर बढ़ रहा है। अगेन जो अगर आप ये देखोगे इनका एबिडा मार्जिन देखोगे ना, सो अब आपको समझ में आएगा कि जो ऑलमोस्ट अगर आप 19 में देखोगे, FY19 में 21 थे, FY20 में 23 थे वो, या 16 में 22 थे, आज वो 17 है। दिस इज़ क्योंकि जो मैंने आपसे कहा कि जो इनके रॉ मटेरियल है उनकी प्राइस जब बहुत ही सर्ज हो गई तो उनके वजह से इनको एबिडा मार्जिन्स पे ऑफकोर्स नुकसान हुआ। पैट एंड पैट मार्जिन्स अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट अगर मैं पैट की बात करूँ तो 13% CAGR ग्रोथ है 15 से 21 तक। अब 21 में क्यों कम हुआ, ऑफकोर्स कोरोना की वजह से। ओके, एंड जैसे मैंने कहा कि एंड यूज़र इंडस्ट्री जो थी वो ही अफेक्टेड थी, तो इनको कहाँ से, इनको भी उसका नुकसान देखना पड़ा। अब अगर हम इनके रिटर्न रेशियोज़ की बात करें तो ROCE अगर आप देखोगे या अगर आप ROE देखो तो 21 में कम हुआ है, 20 और 21 में। तो जहाँ पे ये लोग 32, 31 थे, आज ये लोग 26 और आज FY21 में तो 17 है। अब इसके क्यों, एक तो इन लोग ने 19-20 से जो केपेक्स किया है उसके वजह से जो रिटर्न रेशियोज़ हैं वो डिप्रेस्ड हैं। ओके, जो आगे जाके ऑलमोस्ट इनको 2 साल लगेंगे, 2-3 साल लगेंगे जब इनके ऑलमोस्ट बैक टू ट्रैक आने के चांसेस हैं अगर आप ROC या ROE देखोगे तो। ओके, सो अभी डिप्रेस इसलिए लग रहे हैं क्योंकि काफ़ी सारा केपेक्स किया हुआ है, फिर जो रॉ मटेरियल प्राइसेस की वजह से जो प्रॉफिट में या EBITDA में, प्रॉफिट में बेसिकली जो अफेक्ट हुआ है उसका भी इफेक्ट इनको ROC या ROE नंबर्स पे आपको दिखेगा। और जो हम मार्जिन्स की बात कर रहे थे ना, तो मार्जिन्स आगे एक और रीज़न है बढ़ने का कि जैसे मैंने कहा कि जो फीड न्यूट्रिशन है और जो कॉस्मेटिक्स है वहाँ पे जब आपका बिजनेस बढ़ेगा, क्योंकि वो लोग वो सेगमेंट्स कंपैरेटिवली थोड़े ज़्यादा मार्जिन देते हैं, तो आपके मार्जिन भी आगे जाके इम्प्रूव होने के चांसेस है। 2-3 साल लगेंगे, और जब एक बार रॉ मटेरियल स्टेबलाइज हो जाएगा, रॉ मटेरियल प्राइसेस स्टेबलाइज हो जाएंगे, तो वहाँ पे मार्जिन्स रिकवरी के भी बहुत चांसेस हैं। अब अगर हम इनके जून के जो हाल ही में अभी जो रिजल्ट्स आए 2 दिन पहले, अगर हम उनकी बात करें तो इनके सेल्स ग्रोथ भी वहाँ पर हुई है और प्रॉफिट ग्रोथ भी हुई है, लेकिन मार्जिन अभी भी अफेक्टेड है। ओके, अब अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूँ तो वैल्यूएशन यहाँ पे हाई है। ओके, तो अभी यहाँ पर ना सी कैसे आप, अगर मान लो कि आप इस प्राइस पे इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी श्योर कि आगे अर्निंग्स ग्रोथ एक्सपेक्टेड हैं, क्योंकि जब आप कोई भी एक हाई ग्रोथ कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, ओके, वहाँ पे आपको हाई वैल्यूएशन भी मिलता है। तो आपका क्या बेसिस होगा कि आप क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो? आपके 2 बेसिस होंगे। एक तो भाई वो इंडस्ट्री जिसमें वो केटर करती है वो इंडस्ट्री ग्रो होने वाली है, वो प्रोडक्ट्स ग्रो होने वाले हैं। ओके, और सेकेंड थिंग कि जो अर्निंग्स हैं आपकी वो उस पर आप बेट कर रहे हो, क्योंकि अगर मैं ऑलरेडी इतनी महंगी कंपनी ले रही हूँ तो आई शुड बी अवेयर कि इसके अर्निंग्स बढ़ने ही चाहिए। अगर इसके अर्निंग्स नहीं बढ़ेंगे तो प्राइसेस मे करेक्ट। ओके, अगर इसके अर्निंग्स बढ़ते हैं तो आपको ये हमेशा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे ही दिखेगी। आई होप यू आर गेटिंग इट कि आपको, अगर आप हाई मल्टीपल या हाई वैल्यूएशन वाली कंपनी खरीद रहे हो, हाई ग्रोथ हाई वैल्यूएशन वाली कंपनी जब आप खरीद रहे हो, तो आपको उसकी अर्निंग्स पे बेट करना है कि उसकी अर्निंग्स बढ़नी ही चाहिए। अगर अर्निंग्स नहीं बढ़ेगी तो आपका स्टॉक प्राइस भी नहीं बढ़ेगा। अब क्योंकि जून के नंबर्स आ चुके हैं, सो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि शायद थोड़ा स्टॉक प्राइस बढ़े। लेकिन अगर मैं लॉन्ग टर्म की, ये तो मैंने क्वार्टरली बात की, अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं, जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज से 2-3 साल बाद कि ये कंपनी के सेल्स 500 to 600 करोड़ बढ़ने वाली हैं, और क्योंकि ये अच्छे मार्जिन्स वाले सेगमेंट्स में एंटर कर रहे हैं तो वहाँ पे मार्जिन्स भी अच्छे इंप्रूव होंगे, साइमल्टेनियसली प्रॉफिट्स भी अच्छा आएगा, सब कुछ अच्छा होगा। द मार्केट इज़ बेटिंग ऑन दैट। ओके, यू हैव टू एक्सेप्ट कि प्राइस काफ़ी महंगा है, और आप जब अभी इस प्राइस पे अगर आप एंटर कर रहे हो तो आपको मतलब उसकी अर्निंग्स बढ़नी ही चाहिए। सो ये एक वीडियो था। आप मुझे बताइए, अगर ऑफकोर्स अगर आपके पास फाइन ऑर्गेनिक्स हैं तो आप इसको होल्ड कर सकते हो, फ्यूचर लुक्स गुड। लेकिन अर्निंग्स नहीं बढ़ी तो आप एक मेंटली
प्रिपेयर रहिए कि करेक्शन होने के पॉसिबल हैं। और सिर्फ मैं फाइन ऑर्गेनिक्स की बात नहीं कर रही हूँ, अगर कोई भी कंपनी में जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो, हाई ग्रोथ हाई वैल्यूएशन कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, सो मेक श्योर या कि आपको वो बिजनेस बहुत अच्छे से समझता हो और आपको एक आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई अर्निंग्स यहाँ से बढ़ने वाली है, सेल्स यहाँ से बढ़ने वाले। जैसे फाइन ऑर्गेनिक्स में हमें लगता है कि भाई सेल्स बढ़ सकते हैं, अर्निंग्स बढ़ सकती हैं। सो ये एक मेरा एनालिसिस था फाइन ऑर्गेनिक्स पे, और ये कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आप प्लीज़ खुद की रिसर्च ज़रूर कीजिएगा। मेरा सिर्फ यहाँ पे काम है कि मैं सिर्फ थोड़ा सा खुद भी बिजनेस मॉडल समझूँ और आपको भी बिजनेस मॉडल समझाऊँ। सो आप इसके ऊपर रिसर्च ज़रूर कीजिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन पे लिख के बताइए कि क्या आपके पास फाइन ऑर्गेनिक्स हैं और क्या आप इसको होल्ड करने वाले हैं, या क्या आप फ्रेश लेवल पे एंटर करने वाले हैं कि नहीं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद एंड नमस्ते।